जोहार साथियों, इस वीडियो में मैं ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर 2023 को आदिवासियों ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट ट्रिक को खारिज कर दिया, जिसके तहत 1988 के पूर्व जल, जंगल और ज़मीन के आदिवासी दावों को सरकार मानने से इनकार कर रही थी। इसी के बारे में मैं ये जानकारी आगे दे रहा हूँ। इससे ब्राज़ील में आदिवासी अधिकारों के विरोधियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिससे सैकड़ों आदिवासी इलाकों को खतरा था। इस प्रस्ताव को देश के शक्तिशाली कृषि व्यवसाय उद्योग यानी कि कॉरपोरेट लॉबी द्वारा भारी समर्थन दिया गया था और इसका उद्देश्य आदिवासी भूमि के विशाल क्षेत्रों के अधिग्रहण को वैध बनाना था। इस टाइम लिमिट ट्रिक के रूप में तर्क दिया गया कि ब्राज़ील में आदिवासी लोग जो यह साबित नहीं कर सके कि वे 5 अक्टूबर 1988 मतलब उसी दिन को नया जो संविधान ब्राज़ील का लागू हुआ उस पर हस्ताक्षर हुए थे, उसको अपनी भूमि पर रह रहे थे, ये साबित नहीं कर सके, उन्हें उन भूमि पर सेटलमेंट का अधिकार से वंचित किया गया था। आदिवासी धरती के आबाद होने के बाद से इस ज़मीन को प्रकृति के सहअस्तित्व में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आदिवासियों की यही गारंटी है कि हम प्रकृति को समझते हैं और यही हमारा दस्तावेज है। यही दावा वहाँ के आदिवासी कर रहे थे। शिकार की खोज में या घुमंतू खेती या झूम खेती में आदिवासी लोग अलग अलग इलाकों में वास करते हैं और उस दरमियान अगर कोई जांच पड़ताल करने आता है और वो नहीं मिलते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये उनका इलाका नहीं है या उस इलाके को वो छोड़ चुके हैं। यह बात अलग है कि आज हम सिविलाइजेशन के एक दौर में हैं जहां हम लोग गांव आदि बसा कर रहने लगे हैं। यदि न्यायालय ने टाइम लिमिट ट्रिक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी होती तो सैकड़ों हजारों आदिवासी लोगों को उनकी भूमि से बेदखल होने की संभावना का सामना करना पड़ता और दर्जनों संपर्क रहित जनजातियों का सफाया हो सकता था। कई ऐसी आदिवासी समूह वहाँ अभी भी जिंदा हैं जो किसी के संपर्क में नहीं है। ब्राज़ील के मूल निवासियों और अमेजन वर्षावनों पर एक विनाशकारी हमले का हिस्सा था, इसीलिए इसकी अस्वीकृति न केवल मूल निवासियों के लिए बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम लिमिट ट्रिक के खिलाफ फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों में से एक एडसन फाचिन ने अपने फैसले में कहा कि जैसा कि संविधान के पाठ से देखा जा सकता है कि आदिवासी लोगों का मूल नागरिक या पहले नागरिक के अधिकारों की मान्यता संविधान में दी गई है और वे किसी भी सूरत में इस संविधान के लागू होने की तारीख से बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं। इस निर्णायक सुनवाई से पहले आदिवासियों ने चेतावनी दी थी कि टाइम लिमिट ट्रिक आदिवासी भूमि के परिसीमन के लिए कई वैध दावों को खत्म कर सकती है, उन समूहों को जिन्हें पहले ही उनकी पैतृक भूमि से बेदखल कर दिया गया था या जिनकी उपस्थिति को अभी तक मान्यता नहीं दी गई थी। 1985 में समाप्त हुई ब्राज़ील की 21 वर्षीय सैन्य तानाशाही के दौरान कई आदिवासी समूहों को उनके पैतृक भूमि से खदेड़ दिया गया था। अपने फैसले में न्यायाधीश कार्मेन लूसिया एंटियोस रोचा ने कहा, हम उन लोगों की जातीय गरिमा की देखभाल कर रहे हैं जिन्हें इतिहास की 5 शताब्दियों के दौरान नष्ट और उत्पीड़ित किया गया। इस धरती को जीने लायक बनाने वाले इन मूल निवासियों का ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। गुआरानी संगठन एती गुआसू, ये भी एक आदिवासी संगठन है, ने फैसले के जवाब में कहा, हमारे लिए यह लड़ाई और जश्न का एक महत्वपूर्ण क्षण है। हम खुशी से रो रहे हैं। आज हम जीवन का गीत गाने जा रहे हैं और खुशी का नृत्य करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि उसे हमारे जीवन की परवाह है और वह नरसंहार के खिलाफ है। इसने ब्राज़ील के मूल निवासियों की पुकार सुनी है। अब हम अपनी ज़मीन की सीमांकन के लिए अपनी लड़ाई हमेशा की तरह दृढ़ और मजबूत तरीके से जारी रखेंगे। आदिवासी आंदोलन और उसके सहयोगी, जिसमें सर्वाइवल इंटरनेशनल भी है शामिल है, टाइम लिमिट ट्रिक को ख़त्म करने के लिए बरसों से अभियान चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का फैसला करने के लिए गए 6 वर्षों के दौरान प्रस्ताव के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें टाइम लिमिट ट्रिक सहित आदिवासी विरोधी नीतियों की एक श्रृंखला शामिल है। वहाँ की कांग्रेस में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कृषि कॉकस यानी कि औद्योगिक लॉबी, उसने अदालत के फैसले की निंदा की है। कॉकस ने एक बयान में कहा कि हम ग्रामीण उत्पादकों के लिए कानूनी सुरक्षा चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ग्रामीण इलाकों में बर्बरतापूर्ण कानूनी अनिश्चितता को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ ग्रामीण से मतलब आदिवासी नहीं है, ये ग्रामीण वैसे लोग हैं जो कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अन्य इलाकों से या तो अफ्रीका से लाए गए लोगों को जो वहाँ बसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला
सांता कैटरीना राज्य में एक विवाद से उपजा है, जहां सरकार ने जोगलेंग लोगों के भूमि दावे को खारिज कर दिया था और बाहरी तंबाकू किसानों को उनकी पैतृक भूमि देकर उन्हें बेदखल कर दिया गया था। ये बाहर के लोगों को ऐसी ज़मीन दे के ऐसे तंबाकू या अफीम इस टाइप की खेती करवाते हैं ताकि उससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि वह 1988 में विवादित क्षेत्र पर नहीं रह रहे थे। जोगलेंग लोग आखिर हैं कौन? जोगलेंग लोग जैसे कि यहाँ हम लोग मुंडा, हो, संथाल, उरांव, कुड़ुक आदि आदिवासी समाज हैं की तरह ही एक आदिवासी समूह है जिसकी संख्या बमुश्किल 2500 है, जो दक्षिण ब्राज़ील के सांता कैटरीना राज्य के ऊंचे इलाकों में रहते हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में सबसे क्रूर लैंड क्लियरेंस के यह शिकार हुए थे। मानव विज्ञानियों ने दस्तावेजीकरण किया है कि कैसे जोगलेंग लोगों को उनकी पैतृक भूमि से खदेड़ने के लिए भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा गया था, जो अपने इनाम का दावा करने के लिए मारे गए लोगों के कान इकट्ठा करते थे। जोगलेंग वर्तमान में 2 अन्य आदिवासी समूहों के साथ एबिरमा लाक्लानो भूमि पर रहते हैं। इन समूहों को आधिकारिक तौर पर 1996 में एबिरना लाक्लानो में 15,000 हेक्टेयर यानी कि 37,000 एकड़ भूमि का अधिकार दिया गया था, लेकिन उनका तर्क है कि बलपूर्वक उनसे छीने जाने से पहले उनकी पुश्तैनी ज़मीनें बहुत बड़ी थी, इलाका बहुत बड़ा था। इस भूमि के लिए उनके संघर्ष को तंबाकू उत्पादकों के साथ टकराव में डाल दिया गया और वे तर्क देते हैं कि उन्होंने दशकों तक इस भूमि पर खेती की है और उन्हें इससे बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। मामला किस बारे में है और कहां से शुरू होती है, आइए देखते हैं। यह विशेष मामला 2009 का है, जब जोगलेंग को सांता कैटरीना के पर्यावरण संरक्षण द्वारा उन भूमियों से बेदखल कर दिया गया था जो प्राकृतिक रिजर्व का हिस्सा थी। जोगलेंग लोगों ने ब्राज़ील की आदिवासी मामलों की एजेंसी फुनाई यानी कि नेशनल इंडियन फाउंडेशन की मदद से फैसले के खिलाफ अपील की। 2013 में अपील में सांता कैटरीना राज्य के अधिकारियों ने जोगलेंग के निष्कासन को सही बताने के लिए मार्को टेम्पोरल यानी कि समय सीमा तय करने का एक पुर्तगाली तरीका एक नामक कानूनी तर्क का इस्तेमाल किया। मार्को टेम्पोरल के समर्थकों का तर्क है कि आदिवासी समूहों को किसी भी भूमि पर कानूनी दावा करने के लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि वे उसी भूमि पर रहते थे जब 1988 में ब्राज़ील के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अदालत ने जोगलेंग के खिलाफ फैसला सुनाया, यह तर्क देते हुए कि वे 1988 में वहां नहीं रह रहे थे, उनके पास जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। जोगलेंग के समर्थकों ने कहा कि निर्णय ने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि ज़्यादातर जर्मन निवासियों के लिए रास्ता बनाने के लिए उन्हें दशकों पहले जबरन हटा दिया गया था और जोगलेंग अपनी अपील को सर्वोच्च न्यायालय तक ले गए। अब देखते हैं कि यह फैसला क्यों मायने रखता है। 2019 में ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जोगलेंग मामला एक मिसाल कायम करेगा। इसके फैसले का असर इसी तरह के सैकड़ों विवादों पर पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्को टेम्पोरल के विरुद्ध निर्णय देने से सभी भूमि विवाद जिसमें इस तर्क का उपयोग किया गया था को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसे आदिवासी अधिकारों को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाएगा, जिस पर पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के काल के दौरान में हमला हुआ था। इस फैसले के एक न्यायमूर्ति लुइस फक्स ने कहा, आदिवासी लोगों के कब्जे वाले क्षेत्र और आदिवासी लोगों की वंशावली और परंपरा से जुड़े क्षेत्रों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, भले ही उनका सीमांकन न किया गया हो। अपने निर्णय तक पहुंचने में न्यायालय ने मार्को टेम्पोरल नामक एक विवादास्पद कानूनी तर्क के तत्वों को खारिज कर दिया, जिसका उपयोग मिशेल टेमर की सरकार और कॉरपोरेट लॉबी द्वारा आदिवासी पैतृक क्षेत्रों के स्वामित्व को समाप्त करने के प्रयासों में किया गया था। 1988 का संविधान आदिवासी लोगों को भूमि के पहले और प्राकृतिक मालिकों के रूप में मान्यता देता है, साथ ही उन्हें भूमि पर उनके अधिकार की गारंटी भी, लेकिन उस जमीन का सीमांकन अपने नाम पर करने के बाद, नहीं तो मार्को टेम्पोरल विधि से उन्हें बाहरी घोषित किया जाता है। ब्राज़ील में 305 जातीय समूह और लगभग 274 भाषाएं हैं। आदिवासी व्यक्तियों में से केवल 37% ही आदिवासी भाषा बोलते हैं, बाकी 76% से ज़्यादा लोग पुर्तगाली बोलते हैं। अनुमान है कि 115 लोग पृथकवास में अभी भी रह रहे हैं, जिसमें 28 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, बाकी की पहचान की जा रही है। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ब्राज़ील में मूल निवासियों का नरसंहार की कहानी क्या कहती है, यानी कि जेनोसाइड ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में आदिवासी लोगों का नरसंहार अमेरिका के पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के साथ ही शुरू हुआ, जब पेड्रो एल्वारोस कैब्रल ने 1500 में ब्राज़ील में दस्तक दिया। इससे वह प्रक्रिया शुरू हुई जिसके कारण ब्राज़ील में आदिवासी लोगों की आबादी खत्म हो गई, क्योंकि पुर्तगाली निवासियों द्वारा बीमारी और हिंसक व्यवहार और धीरे धीरे यूरोप के उपनिवेशवादियों और अफ्रीका के गुलाम लोगों के द्वारा उनका विस्थापन होता रहा।
इस प्रक्रिया को नरसंहार के रूप में वर्णित किया गया है और यह अमेजोनियन क्षेत्र के आदिवासी लोगों के निरंतर विनाश का कारण भी बना, जो आधुनिक युग में भी जारी है। 1900 और 1957 के बीच 80 से अधिक आदिवासी जनजातियां समाप्त हो गई और कुल आदिवासी आबादी में 80% से अधिक की गिरावट आई। 1988 का ब्राजीलियाई संविधान आदिवासी लोगों के जीवन के पारंपरिक तरीकों को आगे बढ़ाने और उनकी पारंपरिक भूमि के अस्थायी और विशेष कब्जे के अधिकार को मान्यता तो देता है, जिन्हें आदिवासी क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है, लेकिन व्यवहार में ब्राज़ील के आदिवासी लोगों को अभी भी अपने निरंतर अस्तित्व और सांस्कृतिक विरासत के लिए कई बाहरी खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 1980 के दशक के बाद से खनन और पेड़ों की कटाई और पशुपालन के लिए अमेजन वर्षावन के दोहन में तेजी आई, जिससे क्षेत्र की आदिवासी आबादी के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो गया। आदिवासी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले निवासी आदिवासी लोगों के जीवन के पारंपरिक तरीकों के लिए आवश्यक पर्यावरण को नष्ट करना जारी रखते हैं, हिंसक टकराव भड़काते हैं और बीमारी फैलाते हैं। पिछले 3 दशकों में अंकुटसु और कानो जैसे आदिवासी लोगों को विलुप्त होने के कगार पर ला दिया गया है और फिगुएरेडो रिपोर्ट के जारी होने के बाद राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का दस्तावेजीकरण किया गया। इसमें दुर्व्यवहारों को नरसंहार, जातीय नरसंहार और सांस्कृतिक नरसंहार के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें प्रभावित जनजातियां कौन कौन सी है? 1940 के दशक में रबर बागानों पर काम करने के लिए एकाना, कानोक, क्वाजा और सलामाई जनजातियों को जबरन लाया गया था। यात्रा के दौरान कई मूल निवासी लोग भूख से मर गए। जो लोग यात्रा में बच गए उन्हें पोस्टो रिकार्डो फ्रेंको नामक एक आईपीएस बस्ती में रखा गया। इन कार्यों के परिणाम स्वरूप कानोक जनजाति लगभग विलुप्त हो गई। 1980 के दशक में 40,000 से अधिक सोने के खोजकर्ताओं ने यानोमामी क्षेत्र में प्रवेश किया और ऐसी बीमारियां लेकर आए जिनके प्रति यानोमामी में कोई प्रतिरक्षा नहीं थी। खोजकर्ताओं ने उन्हें गोली मार दी और पूरे गांव को नष्ट कर दिया और सर्वाइवल इंटरनेशनल का अनुमान है कि 20% तक लोग 7 साल के भीतर में मर गए थे। 2022 में मैन ऑफ द होल, जो 26 वर्षों तक पूरी तरह से अलग थलग था और अपनी संपर्कहीन जनजाति के नरसंहार से बचे अंतिम व्यक्ति थे, की मृत्यु भी हो गई। वह रोंडोनिया राज्य में तनारू आदिवासी क्षेत्र में रहता था। 1967 में सरकारी वकील जेडर डी फिगुएरेडो कोरिया ने सैनिक सरकार को फिगुएरेडो रिपोर्ट सौंपी, जो उस समय देश प्रशासन कर रही थी। 7,000 पृष्ठों की यह रिपोर्ट 40 वर्षों से अधिक समय तक छिपी रही। इसकी रिलीज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा मच गया। दोबारा खोजे गए दस्तावेजों की जांच राष्ट्रीय सत्य आयोग यानी कि नेशनल ट्रूथ कमीशन द्वारा की गई, जिसे 1947 से 1988 के अवधि में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच का काम सौंपा गया था। रिपोर्ट से पता चलता है कि एसपीआई यानी कि इंडियन प्रोटेक्शन सर्विस यह पहली ब्राजीलियाई संघीय एजेंसी थी जिस पर सीमावर्ती हिंसा, उत्पीड़न और विनाश के कृत्यों के खिलाफ भारतीय लोगों की रक्षा करने का आरोप लगाया गया था। ये यहाँ भारतीय का मतलब उन लोगों को, वही जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो आदिवासी नहीं थे, जिन्हें इधर उधर से काम के लिए लाया गया था, उनको भारतीय या इंडियन कहा जाता था। उन्होंने आदिवासी लोगों को गुलाम बनाया, बच्चों पर अत्याचार किया और ज़मीनें हड़पी। ट्रुथ कमीशन की राय थी कि मरानहो में पूरी जनजातियां पूरी तरह से नष्ट हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जमींदारों और एसपीआई के सदस्यों ने अलग अलग गांवों में प्रवेश किया और जानबूझकर चेचक फैलाया। इस तरह से जातीय सफाया किया गया। रिपोर्ट में आरोपी बनाए गए 134 लोगों में से राज्य ने अभी तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया। रिपोर्ट में सामूहिक हत्याओं, बलात्कारों और यातना के उदाहरणों का भी विवरण दिया गया है। फिगुएरेडो ने कहा कि एसपीआई की कार्रवाई ने आदिवासी लोगों को विलुप्त होने के करीब छोड़ दिया है। रिपोर्ट जारी होने के बाद राज्य ने एसपीआई को समाप्त कर दिया। एसपीआई को बदलने के बाद जातीय सफाई के और आरोप लगाए जाने लगे। इसके बाद रेड क्रॉस ने इसकी जांच की। 1992 में सोने की खोज में लगे एक समूह पर यानोमामी जनजाति के नरसंहार के प्रयास का मुकदमा चलाया गया। मानव विज्ञानी की एक रिपोर्ट, जिसे परीक्षण के दौरान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, में कहा गया कि यानोमामी क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश से वहाँ के आदिवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसमें बीमारियाँ खास थी। उन्होंने उन नदियों को भी प्रदूषित कर दिया जिन्हें यानोमामी भोजन के स्रोत के रूप में उपयोग करते थे। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि हजारों यानोमामी मारे गए हैं क्योंकि ब्राज़ील सरकार कानून लागू करने में विफल रही है और यानोमामी लोगों के क्षेत्र का सीमांकन होने के बाद भी राज्य ने सोने की खोज करने वालों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। इन संभावित खतरों के कारण बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगी, जिसके कारण फसल, भूमि और वर्षावन दोनों को बहुत बड़े इलाके में नुकसान पहुंचा। 2014 में राष्ट्रीय सत्य आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट में खंड 2 अध्याय 5 में जांच की अवधि के दौरान कम से कम 8,000 आदिवासी लोगों की मौत को स्वीकार किया गया और स्थिति के निवारण के लिए 13 सिफारिशें की गई।
जिसकी शुरुआत ब्राज़ीली राज्य के सार्वजनिक रूप से माफ़ी से हुई थी कि हमसे गलतियां हुई है ये कह के। ब्राज़ील और पैराग्वे में आदिवासी लोगों के नरसंहार के जवाब में 1968 में इंटरनेशनल वर्क ग्रुप फॉर इंडिजिनस अफेयर्स की स्थापना की गई। तो 1969 में लंदन में ब्राज़ीलियाई अमेज़न में अत्याचार, भूमि की चोरी और अन्य नरसंहार के मद्देनज़र सर्वाइवल इंटरनेशनल की स्थापना हुई। 1972 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मानव विज्ञानियों ने कल्चरल सर्वाइवल की स्थापना की और ये जो सर्वाइवल इंटरनेशनल है ये इस लड़ाई में आदिवासियों के पक्ष में वकालत कर रही थी। वहाँ के आदिवासियों की लगातार संघर्ष को भी कम नहीं आंका जा सकता। यह फैसला ऑस्ट्रेलिया के मावो जजमेंट और भारत के समता जजमेंट के समान आदिवासी अधिकारों की रेखा को खींचने का काम करता है। आप हमें ऐसे आदिवासी विषयों पर सुनते रहना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे कंटेंट इसलिए दे रहा हूं ताकि दुनिया के आदिवासियों की स्थिति को जानते हुए हम खुद जागरूक रहें और अपने अधिकार के प्रति सजग भी। सबों को धन्यवाद। जोहार।